बिल्कुल ही गलत बात आ रही है। फिर आज के दिन आ रही है जबकि चुनाव संहिता लग रही है, चुनाव होने वाले हैं। एक तो ये था, दूसरी बात थी उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के शायद मुश्किल से 20 दिन बचे हैं इस कार्यकाल में। वो पंजाब नेशनल बैंक जो कैला देवी भवन का बैंक है उसमें सिग्नेचर, चेंज ऑफ सिग्नेचर की मांग रहे, ओनली फॉर 20 डेज। ये वो मेरा विषय नहीं है, मैं उस पर बहुत टिप्पणी नहीं करूंगा। कैला देवी जो भवन की बात है, विधान की बात पे मैं जरूर कह रहा हूँ कि जब वो बन गया तो उसे मानना हमारा धर्म है। अजय भैया एक सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ। गाजियाबाद में मीटिंग हुई, उसमें बाउंसरों को बुलाया गया। उसके बाद कानपुर में मीटिंग हुई, वहां पे पुलिस आई। उसके बाद आगरा में जब अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त हो गए तो महासभा भवन के प्रोटेक्शन के लिए लाखों रुपया खर्च किया गया। क्या ये पुलिसबाजी की शुरुआत जो गाजियाबाद से हुई, क्या ये मतलब सामाजिक सभाओं में आवश्यक है सर? क्या इसी तरीके से हमको सामाजिक सभाओं करना पड़ेंगी आगे, या अगर इसी तरीके से चलना है सब कुछ पुलिस और बाउंसर्स के इनमें देख रेख में करना है, तो क्या वो समय अब आ गया कि महासभा को एक अपना खुद का एक बाउंसर सिस्टम डेवलप कर लेना चाहिए? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बाउंसर को बुलाना और पुलिस को बुलाना निश्चित गलत बात है, लेकिन दोनों पक्षों में विश्वास की कमी रही है। वो दोनों तरफ से है, कोई एक पक्ष सही हो दूसरा पक्ष गलत हो, ऐसा नहीं है। अगर विश्वास होता तो एक कम्युनिटी के मेंबर होने के नाते हम लोग भाई बंधु ही हैं। अपनी मेरी बात अगर आपको नहीं समझ में आती, आप नेचुरल है विरोध करेंगे जी, तो और प्रजातंत्र में विरोध का अपना स्थान है जी। लेकिन विरोध करते समय आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो हिंसात्मक नहीं होनी चाहिए। हिंसा आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत महत्वपूर्ण है और वो किसी के मन में डर पैदा कर सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि बाउंसर अगर आए तो उन्होंने किसी को नुकसान पहुंचाया, क्योंकि बाउंसर जब आए थे तो उनके बीच में मैं खड़ा हुआ था। अगर कोई वीडियो जितने भी लोगों के पास वायरल किए गए, मैं खड़ा मिला हूँ वहां पर। मुझे पता था कि जिन लोगों ने ये बुलाए हैं उन्होंने अपनी आत्मरक्षा के लिए बुलाए, लेकिन आत्मरक्षा की जरूरत नहीं थी। और अगर कोई अप्रिय बात होती तो उसके बीच में मैं वहां खड़ा हुआ था। मैंने सबसे हाथ जोड़ के माफी भी मांगी थी। मेरा सवाल आपके सवाल से निकलता है कि क्या आपने कहा हिंसा की रक्षा के लिए, क्या आपको ऐसा अंदाजा था कि सामने आपके साथ हिंसा हो सकती है? अपन तो पहले से तैयार थे बाउंसर पे लाके। नहीं, मेरी वो पहली कार्य समिति मीटिंग थी मंडल अध्यक्ष होने के नाते, और मेरी पहली कार्य समिति मीटिंग थी जी। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कैसा व्यवहार होता है माननीय कार्य समिति मेंबर्स का। और मेरे अंदर तो डर था, मैं आयोजक हूँ तो मेरे अंदर किसी कार्यक्रम को सफल करने का श्रेय या जिम्मेदारी होती है तो मेरे ऊपर तो है, हमारी टीम के ऊपर है। तो हम लोग तो निश्चित बात है चिंता में रहे होंगे। और जो कार्य समिति के आदरणीय सदस्य हमारे मंडल में आए हुए हैं वो हमारे मेहमान हैं। उनमें मेरे रिश्तेदार भी हैं, कोई मेरा चाचा है, कोई मेरा भाई है, कोई मेरा सम्माननीय है, तो उनके सम्मान की रक्षा भी तो करनी है। तो हमारी तरफ से कोई ऐसा अप्रिय व्यवहार नहीं था। मुझे नहीं लगता कि महासभा की बात में मैं कोई टिप्पणी करूं। हमारी तरफ से, हमारे मंडल की तरफ से कोई अप्रिय व्यवहार नहीं था। हमने तो सबको सबसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगी थी। अगर हमारे व्यवहार से अगर उनको कोई
कष्ट हुआ हो, उस समय भी मांगी थी और आज भी मैं खेद प्रकट करता हूं कि अगर हमारे मंडल में आके किसी का सम्मान अगर आहत हुआ हो, बट मुझे विश्वास है कि हमारे मंडल की तरफ से ऐसा नहीं हुआ था। आपका मंडल तो क्लियर है भैया, आपके मंडल की तो बात हम कर ही नहीं रहे हैं। आपने कहा बात ये वाली कि जब हिंसा होने का वो था इसलिए, ऐसी तो कुछ, मैं भी पूरा सक्रिय था उस समय तक। तो मैंने राजेश भाई बोला बॉडी लैंग्वेज बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसी बॉडी लैंग्वेज कहाँ से आई? ये विचार आपको हम सबको मिलकर करना चाहिए। ये एक सेक्शन से आती है, यार किसी के नहीं होती, सेक्शन में। ऐसा लग रहा है आप जो बात कर रहे हैं तो मुझे अचानक भारत के मुख्य न्यायाधीश का याद आ गया, जो अभी 5-7 दिन पहले हुआ है। उनके एक वकील ने उनके ऊपर एक जूता फेंक के मार दिया मुख्य न्यायाधीश पे। तो हो सकता है गलती थोड़ी मुख्य न्यायाधीश की भी रही होगी, क्योंकि जो पिछले जो जजमेंट दे रहे थे और जो जजमेंट सीधा जजमेंट देने की जगह वो कुछ बयानबाजी कुछ ज्यादा कर रहे थे। जो उन्होंने खजुराहो के मंदिर पे विष्णु भगवान की मूर्ति बदलने पे कहा था, तो आवेश में आके उसने जूता फेंक दिया। तो यही यहाँ पर जो महासभा में है, तो शीर्ष नेतृत्व की भी तो जिम्मेदारी है ना। आप कुछ ऐसे व्यक्त दे रहे होंगे या ऐसे कार्य कर रहे होंगे जिसकी वजह से क्रोध आ रहा है सामने। वो देखिए, कानून को अपने हाथ में लेना कानून तो नहीं है, बस मेरा उत्तर यही है। चलिए एक और सवाल मेरे। अजय भैया, तो अजय भैया, तो ये मान ले जैसे आपने कहा कि हिंसा से और आत्म सुरक्षा और हमारे मेहमानों की सुरक्षा, तो सभी का सम्मान तो सभी का है, जो मंच पे बैठे उनका भी है, जो आए हैं उनका भी है, सबका ही बचाना है। तो क्या हम अब ये उम्मीद करें कि हमें किसी भी मंडल में अगर कोई नया मंडलाध्यक्ष है या उसको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ हिंसा की संभावनाएं हैं, तो क्या बाउंसर की परंपरा को आगे बढ़ाने का समर्थन करेंगे सर आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा वो मेरी पहली कार्य समिति मीटिंग थी और मैं उस बाउंसर को बुलाने के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। धीरे धीरे मुझे लोगों का व्यवहार पता चलने लगा। मुझे लगा कि सिर्फ बॉडी लैंग्वेज की बात है, सिर्फ डराने की बात है। इतने डरावने लोग हैं नहीं। असल बात यह है, सिर्फ डराया जा रहा है, लोग डरावने नहीं है। तो जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि बाउंसर्स की जरूरत या पुलिस की जरूरत अपने समाज के किसी भी कार्यक्रम में है, चाहे वो कोई भी पक्ष हो। हम तो वैसे भी बनी है, हम तो गली में उखाड़ के मारते हैं, जो ना उखड़ती है ना मारी जाती है। मैंने कहा ना कि बस सिर्फ बॉडी लैंग्वेज की बात है। लोग डराते हैं लेकिन लोग डरावने नहीं है। लेकिन ये सब चीजें समाज हित में नहीं है चीजें पर जो बनिया जो बना के रखे। आप रजिस्ट्रेशन पे क्या कहना चाहते हैं? पिछला रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, नया जो है सिर्फ राजस्थान और उत्तर प्रदेश में ही है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं कि कितना वैलिड है? और पुराना जो कैंसिल कराया उसमें कोई दोषी है या नया सिर्फ 2 राज्यों में कराया इसका भी कोई दोषी हो सकता है? क्योंकि ये तो कोर्ट पे चला गया है, आगे इसकी जो है परिणाम थोड़े अच्छे तो नहीं होंगे। मुझे वास्तव में ज्यादा जानकारी नहीं है इस रजिस्ट्रेशन के मामले में। थोड़ी सी मैं बता दूं, एक नया रजिस्ट्रेशन कराया है, उत्तर प्रदेश में लागू है वो, और एक शायद कैला देवी भवन के लिए राजस्थान में लागू है। और ये कराने के एक और आपको बता दूं, ये रजिस्ट्रेशन हुआ है एक जून जुलाई 2 साल पहले, और शायद ये रजिस्ट्रेशन होने के बाद कुछ खुशी हुई होगी और इसका जो खुशी जाहिर करने के लिए गोवा सारे लोग पहुंचे हैं खुशी का इजहार करने के लिए। मुझे नहीं लगता ऐसा, और मेरी कोई टिप्पणी इस पर बनती भी नहीं है। आपका एक कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, आप सर्दियां शुरू होती हैं रजाइयां बांटते हैं आपके शहर में गरीबों के लिए। इस साल भी ये प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, क्या ये रेगुलर प्रोजेक्ट है सर आपका? और इसको किस बैनर के अंतर्गत करते हैं, मतलब मंडल के या शाखा सभा के या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के? ये कार्यक्रम नोएडा में
2016 से लगातार किया जा रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। इसको शुरू मैंने ही किया था अपने कार्यकाल में, तो उसका पूरा श्रेय मुझे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक अध्यक्ष होता है, उसके संग एक टीम होती है और उसमें सभी का सहयोग होता है। उस समय मेरे साथ श्री डॉक्टर अनूप गुप्ता जी थे, हमारी जो शाखा सभा की टीम थी। सीए संदीप गुप्ता जी थे और मेरे सबसे अजीज सहयोगी जो है वो उस समय कार्य समिति सदस्य थे, श्री संजय गुप्ता जी, जो अभी वर्तमान में मंडल मंत्री मेडिकल वाले। तो हम लोगों का जो की सोच रहती है उसमें कुछ निहितार्थ भी होते हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट भी होता है। वो वेस्टेड इंटरेस्ट ये होता है कि जब हम कोई जनसेवा का कार्यक्रम करें तो वो अपने समाज के बैनर के तले ही हो। देखिए, मकर संक्रांति पर सभी लोग रजाइयां बांटते हैं, कंबल बांटते हैं, ज्यादातर लोग कंबल बांटते हैं, लेकिन हमने रजाइयां बांटी। उसके भी 2 रीजन थे। अभी आपने किसी अखबार में पढ़ा है कि लोग रजाइयां बांट रहे हैं, तो जब रजाई नहीं बांट रहे, कंबल बांट रहे हैं, तो कंबल 60 रुपए में भी आता है और 6000 रुपए में भी आता है। लेकिन रजाई जैसे ही बात आपके आएगी तो एक आएगा कि महंगी चीज दे रहे हैं आप, ठीक है, और अखबार में छपा है। तो एक दिन हमारी जैसी कई संस्थाएं बांट रही हैं, तो 10 संस्थाएं अगर कंबल बांट रही हैं और एक संस्था अगर रजाई बांट रही है तो वो संस्था अलग दिखी। तो जब हमने उसको अपनी नोएडा शाखा सभा अंदर में के बैनर तले बांटना शुरू किया, तो हम लोग लिखते हैं अखिल भारतीय मातृवैश्य महासभा शाखा, कभी भी हम मातृवैश्य शाखा सभा नोएडा नहीं लिखते। तो जब अखिल भारतीय मातृवैश्य महासभा शाखा नोएडा लिखते हैं तो इंदौर में जो मातृवैश्य है उसको भी उसका श्रेय प्राप्त हुआ, जयपुर में जो है उसको भी श्रेय प्राप्त हुआ, फिरोजाबाद में जो है उसको भी इसका श्रेय प्राप्त हुआ। तो ये 2 रीजन थे। रजाई देने का कारण था कि हम दुनिया से अलग दिखना चाहते थे। बैनर के तले करने का जो रेशनल है वो ये है कि हम अपने समाज की छवि एक संवेदनशील समाज के रूप में बनाना चाहते हैं, और इसके लिए 2016 से जब से मैं नोएडा शाखा सभा का अध्यक्ष बना और अभी तक मंडल अध्यक्ष में, आपने देखे होंगे कि हमारे जितने भी कार्यक्रम होते हैं सब में ये निहितार्थ होता है कि हम अपने समाज की छवि को एक संवेदनशील समाज के रूप में कैसे अन्य समाज के सामने प्रस्तुत करें। बहुत आपकी शाखा सभा का या आपके मंडल का एक आयोजन होता है मेडिकल कैंप। अभी आपने विकलांगों को भी उस कैलिपर्स वगैरह दिए, तो इस चीज से अपनी महासभा क्यों नहीं जुड़ पाती है? क्योंकि उसको भी तो कहीं ना कहीं आगे आना चाहिए ना। हाँ, क्योंकि मैं आपको फिर एक और बात बताता हूँ जो आपको मेरे मुंह से शायद बड़ी लगेगी जी। हम छोटे जरूर है लेकिन थोड़ी सोच बड़ी रखते हैं। वही बात। हम हमेशा ये चाहा कि जो हम कर रहे हैं उसको दूसरी शाखा सभाएं भी फॉलो करें। उसके लिए मैंने अभी मंच पर खड़े होके अपने भाषणों में ये नहीं कहा कि ऐसा करना चाहिए, हमने करके दिखाया और उसके रिजल्ट भी हमें प्राप्त हुए। नोएडा एक बहुत बड़ा शहर है, एक संपन्न शहर है, एक कॉस्मोपॉलिटन शहर है। आज मैं आपको दावे से कहता हूं कि नोएडा में कोई भी सामाजिक संस्था ऐसी नहीं हो सकती जो मातृवैश्य समाज का नाम नहीं जानती हो। यही उद्देश्य होना चाहिए। कोई भी वैश्य समाज का कार्यक्रम ऐसा नहीं होता जब इसमें नोएडा के मातृवैश्य समाज को बुलाया नहीं जाता है। विभिन्न मंचों पर नोएडा के अध्यक्षों को सम्मानित किया जाता है। तो हम नोएडा को एक मॉडल बनाकर पूरे देश के सामने प्रस्तुत करना चाहते थे या हैं। दिल्ली मंडल को भी हम एक मॉडल बनाकर पूरे देश के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, लेकिन हम मंच पर चढ़कर हम अपनी पीठ थपथपाएं वो हम लोग नहीं करते हैं।
हमसे सीख सकते हैं तो सीखें। हम चाहते हैं कि आप हमसे सीखें, लेकिन अपने आप मुंह से नहीं कहना चाहते कि आप हमसे सीखें। वी प्राउड ऑफ यू सर, और हमें खुशी है कि हमारा जो है नोएडा और दिल्ली मंडल में आप लोगों ने बहुत मजबूत हाथों में हमारी समाज का झंडा है सर। रियली एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि जब हम ये कहते हैं कि आप हमसे सीखें, तब हमने अपने सीखने के दरवाजे बंद नहीं किए हुए। हम सतत आपसे भी सीख रहे हैं, हम दुनिया से भी सीख रहे हैं, आपसे भी सीख रहे हैं, दूसरे मंडलों से भी सीख रहे हैं, दूसरी शाखा सभाओं से भी सीख रहे हैं। बहुत दूर एक शाखा सभा है खड़गपुर में, मैं नहीं जानता हूँ वहां कौन रहते हैं, लेकिन जिस तरह से वो काम करते हैं हम उनसे सीखते हैं। वो भी उसी तरह से भवनों के अंदर तीज, करवा चौथ और दिवाली मिलन के कार्यक्रम करते होंगे, लेकिन मैंने देखा है कि वो सड़कों पे निकल के भी सेवा कर रहे होते हैं। तो जब तक हम ये काम नहीं करेंगे, अपने समाज को एक बंद भवन से निकाल कर बाहर चौराहे पर, चौक पर नहीं लेके आएंगे और उन चौक चौराहों पर हम झांकियां निकलते हुए ना पाए जाए, हम सेवा करते हुए पाए जाए, तब हम सम्मान पाएंगे। झांकियां भी निकाली जाती हैं हमारे समाज में। भैया आपके इससे एक सवाल दोबारा निकलता है, मेरे में जरा आदत वो वाली है, सवाल से सवाल वाली। अपन कहते हैं अपन जोड़ के काम करें। भाई अपन कोई सड़क पे काम करेंगे तो अपना वो समूह होना चाहिए हमारे पास में, किंतु हम लोगों को निकाल रहे हैं समाज से। निष्कासन का इलाज नहीं है लोगों को निकालने का। आज आप मेरे को किसी ने पत्र दे दिया तो मैं अगली बार शाखा सभा में या महासभा के किसी कार्यक्रम में जुड़ने से पहले 2 बार सोचूंगा। हमें लोगों को जोड़ना नहीं है, अलग नहीं करना। ऐसा नहीं है, ये चीज मुझे वेदना पहुंची है कि लोगों को अलग करने का सिस्टम देखने को मिला। राजेश भाई, मैंने पहले ही कहा था विश्वास की कमी रही है दोनों पक्षों के तरफ से। इससे कहीं ना कहीं सेवा के भाव में कमी आएगी भैया आगे जाके। देखिए, मुझे चूंकि कमी दिखी नहीं है तो मैं उसको उस पर कोई टिप्पणी, नेगेटिव टिप्पणी नहीं कर सकता। शायद विश्वास की कमी दोनों पक्षों में रही होगी। क्यों नहीं तो ये नौबत क्यों आई, जब होती है नहीं तो ये नौबत क्यों आती जी। पर लोगों को जोड़ना, सेवा का भाव देखिए, सेवा का जो भाव है जी, सेवा नहीं हो सकती है। खड़े होके आपको अगर दान देना है तो आपको झुक के देना पड़ेगा ना, आप ऐसे तो नहीं गिरा सकते। नहीं। तो झुकना दोनों को पड़ेगा। ये मेरा मानना है कि जो लोग समाज से भी अपने आप को कहते हैं उनको थोड़ा झुकना आना चाहिए, उनको लचीला होना चाहिए। जी अनिल भैया, ओवर टू अनिल भैया। मैं जब छोटा था, छात्र था, तब एक प्रश्न आता था, राणा सांगा और महाराणा प्रताप के बीच में, जो प्रताप के पिताजी थे उनका नाम अभी भूल रहा हूं, नहीं होते तो भारत का इतिहास कुछ और होता। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जो रघुनाथ जी के कार्यकाल या उससे पहले के कार्यकाल और इस कार्यकाल में अगर ये एक्सीडेंट नहीं हुआ होता, जो कहते हैं एक्सीडेंट हो गया था, तो क्या कुछ महासभा का कुछ अलग होता इतिहास? कौन सा एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं आप? जो अशोक जी के टाइम में राजेंद्र जी का एक्सीडेंट हो गया था, जो नहीं बन पाए कानपुर वाले। आप मेरी बात समझे? पहले जब हम पढ़ते थे, तो बताया जाता, क्योंकि इस बीच में राणा सांगा और महाराणा प्रताप के बीच में कमजोर शासक था, और इधर जो है इधर भी कमजोर था, हुमायूं कमजोर था। अगर ये दोनों नहीं होते, डायरेक्ट होते, सांगा की जो है डायरेक्ट शासन जो है महाराणा प्रताप पे आता, तो इतिहास कुछ और होता। तो रघुनाथ जी के टाइम के बाद अगर ये एक्सीडेंट नहीं होता तो कुछ महासभा का इतिहास या हमारी सोच या जो है मार्ग कुछ अलग नहीं होता। अनिल भैया, हम लोग आगे की बात करें तो बेहतर है। सीखना तो हमको इतिहास से ही है, जो हुआ ही नहीं। शिक्षा तो इतिहास ही देता है। नहीं, वो इतिहास नहीं बनता। अनिल भैया,
अजय भैया, जैसा अभी आपका भी हालांकि विरोध रहा है मंडलाध्यक्षों को मनवा